हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रानू सर में। आज हम इस वीडियो में यूपीएससी आईएएस के लिए टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 लेकर आए हैं। यूपीएससी आईएएस के लिए है, ये आईएएस के लिए है जो टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 है। और 1 से लेकर 9 तक हमने टेस्ट सीरीज़ इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको पहले देख लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको प्रीलिम के लिहाज से देखते हुए आपको बहुत अच्छी तैयारी करने का मौका मिल रहा है। आपको इतना अच्छा कंटेंट फ्री में प्रोवाइड हो रहा है। और ये दृष्टि आईएएस की है। जो दृष्टि आईएएस खुद अगर टेस्ट सीरीज़ देता है तो वो परचेज करता है, परचेज करना पड़ता है, वो कुछ चार्ज लेता है। और जो हमने ये जो परचेज किए हैं उसकी हम आपको फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे क्या है, आपका भी भला होगा। और जो है ये टेस्ट सीरीज़ नंबर 10 है और 1 से लेकर 9 तक मैंने अपलोड कर दिए हैं। और उसका अगर पीडीएफ आपको नहीं मिला है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, आपको वो है पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। और आपकी जो तैयारी में 4 चांद लग जाएंगे। और इसमें क्या है, अगर आपको 100 क्वेश्चन की, जितनी एक टेस्ट सीरीज 100 क्वेश्चन की होती है और इसमें 4 ऑप्शन होते हैं, 4 के हिसाब से इसमें कितने 400 फैक्ट आपके बनते जा करके, ठीक है। और 400 फैक्ट के हिसाब से अगर मैंने 20, जैसे यूपीएससी की जो मैंने 20 टेस्ट सीरीज परचेज की हैं, उन 20 के हिसाब से अगर 400 देखा तो 8000 क्वेश्चन लगभग आपके, 8000 फैक्ट का लगभग आपके तैयार होते हैं। और 8000 में देखा गया है कि यूपीएससी की संभावना है कि 1000 में 10 क्वेश्चन तो यानी उसके डायरेक्टली आ ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलेबस उतना ही है, और जब सिलेबस उतना है वही चीज़ है। और जो कठिनाई लेवल को ये बनाया जाता है, जितने टेस्ट सीरीज जो है कठिनाई को, टर्निंग पॉइंट जहाँ पर होता है उन क्वेश्चन को उठाता है। तो जहाँ से क्वेश्चन फंसने की संभावना रहती है, जहाँ पर स्टूडेंट का जो है दिमाग चकराने की संभावना रहती है, ऐसे क्वेश्चनों को ध्यान में रखकर ये टेस्ट सीरीज बनाई जाती हैं, जो उनसे आप अवेयर होंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा फेस जो है कठिनाई को फेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो देरी न करते हुए तो हम शुरू करते हैं। ये आईएएस के लिए और टेस्ट नंबर 10 है। और हाँ, एक भाई हमारे जो कमेंट कर रहे थे कि उसमें आप जो गलत क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया करें, तो सर भाई हम इस जो है इसमें टेस्ट सीरीज़ में ध्यान रखेंगे। तो वो सिर्फ टेस्ट था जो आपके लिए था, ये जो है इसमें हम गलत क्वेश्चन को आपको एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है जल विद्युत परियोजना और एक है जो है नदी, ठीक है। यानी कौन सी नदी कौन सी जल विद्युत परियोजना पर कौन सी नदी पर कौन सी जो है जल विद्युत परियोजना स्थित है, ठीक है। इसके बारे में बताना है। तो देखो, दुलस्ती चिनाव पर, ठीक है, ये सही है, ठीक है, ये क्या है, ये सही है। और मैटूर कावेरी पर, ये भी सही है। जो अगला क्वेश्चन है, रामपद सागर, ये किस पे है, ये गोदावरी पर है, ये कृष्णा नदी पर नहीं है, ये गोदावरी पर है, ठीक है। इसलिए 2 वो 3 गलत हो जाता है। इसके बाद जो नींबू बाजिगो, ये कहाँ पर है, ये लेह लद्दाख में है, ठीक है, ये लेह लद्दाख में है। और ये कहाँ है, ये झेलम नदी पर नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल 2 ऑप्शन है आपके सही है। तो इसका सही आंसर है बी। इसका सही आंसर है दोस्तों बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं हो सकती है, ठीक है। यह जो प्रावधान है ये जोड़ा गया था। ये कब जोड़ा गया था, ये दोस्तों 91वें संविधान संशोधन द्वारा 2003 में जोड़ा गया था, ठीक है। जो है मंत्रिमंडल, जितना भी मंत्रिमंडल है उस मंत्रिमंडल में जैसे 545 हैं, 545 जितने सदस्य हैं उसका 15%, उससे ज़्यादा आप जो मंत्रियों को नियुक्त नहीं कर सकते हैं, मंत्री की मंत्रिमंडल नहीं बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये 91 संविधान जो है संशोधन द्वारा हुआ था 2003 द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से देशों का समूह जो एडियाटिक सागर को घेरे हुए है, ठीक है। तो एडियाटिक सागर को घेरे हुए, इसमें क्या है, कौन सा है सही, इसका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। जो है इसमें कौन कौन से गैस जो दे रहे हैं, जिसमें वेनिस की खाड़ी के से दक्षिण में जो है ओट्रांटो जल डमरू मध्य तक ये फैला हुआ है, ठीक है। और इसमें क्या है, आयोनीन सागर को जोड़ता है इससे। और इसके सीमावर्ती जो देश हैं वो इटली, क्रोएशिया और बोस्निया और हर्जेगोविनिया और मैंटेनेग्रो और अल्बानिया और स्लोवेनिया, ठीक है।
ऐसे देश हैं। तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। इसमें क्या है, जो बुकर पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो बुकर पुरस्कार है उसके बारे में। कथन नंबर 1 है, यह केवल अंग्रेजी भाषा में उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है। ठीक है। कथन नंबर 2 है, यह वर्ष 2001 में जो PH न्यूबी को उनके उपन्यास जो है समथिंग टू आंसर फॉर के लिए दिया गया था। अब अगला कथन है, इस वर्ष का वो जो है बुकर पुरस्कार श्रीलंकाई लेखक जो है कौन से सियान करोड़ा तिलका को दिया गया है। उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही देखना है। ठीक है। हमें क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ना है और सावधानी से पढ़ना है। ठीक है। तो इसका क्या है, जो एक ऑप्शन है ये सही है। ये अंग्रेजी भाषा के लिए उपन्यास लिखने के लिए दिया जाता है। और ये 2000 जो इसमें क्या है 22 में श्रीलंकाई जो लेखक हैं सियान करोड़ा तिलका को दिया गया। ठीक है। तो इसके लेखक वो इसका सही आंसर है 1 और 3। ठीक है। तो अब दूसरा कथन जो है ये 2001 की बात है। ये 2001 की बात नहीं है, ये कब है, 1969 में। ठीक है। यह 1969 मतलब 1969 में क्या है, इसकी स्थापना हुई थी। और तब इसे जो है PH न्यूबी को उपन्यास समथिंग टू आंसर फॉर के लिए पुरस्कार दिया गया था। ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, एक है यूनेस्को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत और एक संबंधित देश। ठीक है। इसमें जो है यूनेस्को की जो विश्व धरोहर की सूची है उसके बारे में दिया है। इसमें क्या है, अल खंजर जो है ये कतर। ठीक है। फिर दूसरा दिया गया हरीसा, ये ट्यूनेशिया। तीसरा है ये कलेला, वो भारत। चौथा है अल हेदावा जो है मिस्र। ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें कौन सा या कौन से युग्म सही है, हमें सही सुमेलित देखना है। ठीक है। तो इसमें देखना है कौन से सही है। जो अल खंजर है ये कहाँ पर है, ये कतर दिया गया है। ठीक है। ये क्या है, ये गलत है, ये कतर नहीं है। जो ओमान है, ओमान में ये जो है एक क्या है, पुरुषों द्वारा पहनने वाला एक पारंपरिक पोशाक है। ठीक है। पोशाक है ये। और ओमान के जो है पुरुष लोग होते हैं वो इस टाइप के वो अल खंजर जो है वस्त्र पहनते हैं। ठीक है। उसके बाद है जो अगला है हरीसा। ठीक है। हरीसा जो है ये एक क्या है, ये मिर्च से मिश्रण से बना एक मसाला है जो घरेलू प्रक्रियाओं के लिए जो ट्यूनीशियाई लोग हैं वो इसे यूज करते हैं। ठीक है। इसलिए ये क्या है, ये दूसरा जो है सही है। ठीक है। इसके बाद जो है अगला है कलेला, ये एक नृत्य है। ठीक है। कलेला एक नृत्य है। और ये जो कहाँ का है, ये जाम्बिया का है, ये भारत का नहीं है। ठीक है। ये जाम्बिया का है। तो अगला है फिर अल हिदा, ये अल हिदा है, ये क्या है, ये सऊदी अरब का है। ठीक है। और ओमान और UAE के चरवाहे द्वारा इनको ऊँटों के संवाद में इशारों और इशारे तरीके से होते हैं, वो क्या बोलते हैं, संगीत वाद्य यंत्रों के द्वारा मौखिक बहुसंख्यक संगीत को अभिव्यक्त करता है। ठीक है। इसमें क्या है, मौखिक द्वारा जब वो उनको बुलाते हैं। तो ठीक है, इसमें क्या केवल एक कथन सही है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किन निकाय का अध्यक्ष होता है। ठीक है। और जो विकल्प 1 है राष्ट्रीय एकता परिषद, विकल्प 2 है राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद, और तीसरा है नीति आयोग, और भारतीय गुणवत्ता परिषद। ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, सबसे पहले नीति आयोग तो है ही, और ये तीनों में दिया भी गया है। ठीक है। चारों ऑप्शन में 3 दिया गया, 3 तो क्लियर है। इसके बाद जो है राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल परिषद। ठीक है। इन तीनों का ही जो है प्रधानमंत्री निकाय का अध्यक्ष होता है। तो इसका सही आंसर है बी। ठीक है। अब जो भारतीय गुणवत्ता है ये क्या है, जो वो QCI, ठीक है, क्वालिटी के हिसाब से है, जो इसमें क्या है, इसका परचेजिंग मॉडल के आधार पर बनाया गया है। और एक जो संगठन है, ठीक है, इसका जो है जो इस परिषद का जो भारतीय उद्योग के समर्थन में है, तो भारतीय उद्योग परिषद का मंत्रालय होता है, वही इसका जो है उसको बोलते क्या है, निकाय का मुख्य होता है। ठीक है। तो इसका क्या है, इसकी लेकिन नियुक्ति जो प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, लेकिन इसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष नहीं होता है। अब प्रश्न नंबर है 7। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक कोयला क्षेत्र है
और दूसरा अवस्थिति है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो कर्णपुर है, कर्णपुर अगर आपको याद भी ना रहे, ठीक है, कर्णपुर आपको याद ना रहे, लेकिन आपको क्या ये पता होना चाहिए कि झारखंड में कोयला निकलता है। ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये जो है एक ऑप्शन सही है। इसके बाद झारखंड के से सटीक जो है राज्य कौन सा है, जो क्या नाम, छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसमें क्या है, छत्तीसगढ़, इसमें दिया गया तालचेर। अगर कोयला की बात होती जो है, उसकी बात होती कि इसके झारखंड से, तो इसमें क्या तालचेर, लेकिन तालचेर जो स्थल है वो तालचेर कहाँ है, वो उड़ीसा में स्थित है, लेकिन छत्तीसगढ़ में नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ में जो कोयला निकलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में स्थित नहीं है। ठीक है, एक सही है, दूसरा गलत है। ये छत्तीसगढ़ में नहीं है, ये उड़ीसा में है। ठीक है, जो कोयला का क्षेत्र है वहाँ पर लगभग 500 किलोमीटर की एरिया में कोयला का क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, जो पश्चिम बंगाल के रानीगंज के बाद में देश का सबसे बड़ा कोयला का भंडारण है, वो यही है तालचेर, और लेकिन वो है कहाँ, उड़ीसा में। ठीक है, इसके बाद है सोहागपुर जो है मध्य प्रदेश, ये सही है। ठीक है, इसके बाद क्या है, जो कोट्टागुडम, ये तमिलनाडु बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या है, ये आंध्र प्रदेश का है। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश में कोट्टागुडम स्थित है, इसलिए क्या है, दो ऑप्शन, इसके दो विकल्प सही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 8, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है, कथन 1 है, दुनिया में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। ठीक है, कथन 2 है, सबसे अधिक मात्रा में मैग्नीज उड़ीसा से खनित किया जाता है। और कथन 3 है, जो है रेडो जो क्रोसाइट मैग्नीज सल्फाइड से बना एक खनिज है। ठीक है, तो इसमें देखना है इसमें कौन सा सही उत्तर है, तो इसमें क्या है, इसमें दूसरा सही है। ठीक है, केवल बी विकल्प सही है, और इसमें हमें सही देखना था। अब जो एक ऑप्शन है ये गलत क्यों है, भारत जो है विश्व के पास मैग्नीज का दूसरा सबसे बड़ा भंडार है, लेकिन इसमें क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा भंडार है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और इसके बाद जो है मैग्नीज का जो सबसे बड़ा होता है ये तो सही है, लेकिन जो मैग्नीज के जो उत्पाद, जो अयस्क होते हैं, खनिज होते हैं, उसे उसको बोलते हैं पायरोलोसाइट। ठीक है, और रेडोक्रोसाइट जो मैग्नीज कार्बेट से बनता है। ठीक है, इसमें क्या है, इसमें मैग्नीज सल्फाइड की बात की जाती है। ठीक है, तो ये कार्बोनेट अयस्क है, तो इसमें क्या है, ये गलत है, तो इसका सही आंसर है केवल 2। अब देखने अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 9, सौर ऊर्जा संचालित गांवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इनमें प्रायः आवासीय और सरकारी भवनों की छत पर सोलर सिस्टम प्रयोग किए जाते हैं। कथन नंबर 2 है, सौर संचालित गांवों के विकास के लिए ऊर्जा भंडारण प्रणाली के साथ एकीकरण महत्वपूर्ण है। कथन नंबर 3 है, भारत का पहला सौर ऊर्जा संचालित गांव हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन सा या कौन से कथन सही है। ठीक है, और अगर कौन से गलत है तो वो गलत कौन है। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक सही है और दूसरा सही है। ठीक है, क्योंकि सौर ऊर्जा भवनों और छत पर ही लगाई जाएगी, और इसमें क्या है, भंडारण एकीकरण सही है, तो एक ऑप्शन 1 और 2 दोनों ही सही है। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा है ये गलत क्यों है, ये भारत का पहला सौर ऊर्जा जो है संचालित गांव जो हिमाचल है, इसमें अकेले हिमाचल नहीं है, इसमें क्या है, गुजरात जो मेहसाणा ज़िला है वहाँ का एक गांव है, और जो भारत का जो पहला ऊर्जा संचालित गांव है, लेकिन इसमें क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है हिमाचल का। हिमाचल का नहीं है, गुजरात का है, जिसका गांव का नाम है मोढेरा। ठीक है, मोढेरा गांव का नाम। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है स्लोथ बियर के संदर्भ में सही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है, ये केवल दक्षिण एशिया में ही पाए जाते हैं। ऑप्शन बी, ये जो है हाइबरनेट नहीं करते हैं। ऑप्शन सी, स्लॉथ बियर की लगभग 90% वैश्विक आबादी भारत में ही पाई जाती है। इसके बाद क्या है, ऑप्शन डी, ये IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय प्रजाति में सूचीबद्ध है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसमें देखना है गलत कौन सा, तो हमारा डी गलत है, क्योंकि ये लुप्तप्राय में नहीं है, ये सुभेद में, संकटग्रस्त मतलब सुभेद में, इसको बोलते हैं वल्नरेबल में, जो है उसके लाल सूची में, जो रेड लिस्ट में वो है, IUCN की रेड लिस्ट में जो स्थान ग्रहण है।
अब इसमें क्या है, इसको वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची नंबर 1 में रखा गया है। और यह क्या है, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्गत व्यापार व कन्वेंशन की जो है साइड वो है उसके परिशिष्ट नंबर 1 में रखा गया है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर है 11। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, न्यायिक पुनरावलोकन संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। कथन नंबर 2 है, न्यायिक पुनरावलोकन वाक्यांशों का उपयोग संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सही आंसर है कौन सा है, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, और हमें सही देखना था। ठीक है, दोनों ही इसके जो कथन सही है। जो न्यायिक पुनरावलोकन है ये किसी भी तरीके से संविधान में कहीं भी उसका वर्णन नहीं दिया गया, और ये मूल संरचना है, मतलब मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर संविधान के न्यायिक पुनरावलोकन। उसके बाद देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जो एक इंटरपोल नोटिस है और एक संबंध खाता है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें हमें देखना है कौन से मिलान करना है। ठीक है, कौन से कथन सही है इसमें, तो इसमें देखना है जो रेड नोटिस है, रेड नोटिस किसके बारे में देता है, संदिग्ध व्यक्ति के लिए, ये सही है। जो येलो नोटिस है ये किसके लिए, लापता लोगों के लिए होता है, तो ये गलत है। तो ये गलत है, तो तीसरा भी गलत है। अब देखते हैं ग्रीन नोटिस जो है, ग्रीन नोटिस क्या, इसमें दिया गया अतिरिक्त जानकारी, लेकिन ग्रीन नोटिस किसके तहत है, चेतावनी और जानकारी के लिए। ठीक है, ग्रीन नोटिस चेतावनी और जानकारी, अच्छा जानकारी है तो हो सकता है चेतावनी, अच्छा ठीक है, चेतावनी और जानकारी ये रहा। ठीक है, इसमें क्या है, ये गलत है, तो इसके बाद ये भी गलत है। ठीक है, अब ब्लैक नोटिस अज्ञात साव के लिए, तो इसमें क्या 1 2 यानी केवल 2 युग्म इसमें सही हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, केवल 2 युग्म इसके सही हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, चतुर्थ क्रियाकलाप अनुसंधान और विकास पर केंद्रित है। ठीक है, कथन नंबर 2 है, उद्यम क्षेत्र चतुर्थ जो क्रियाकलाप और पंचम क्रियाकलाप दोनों के संबंधित हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके कौन से कथन सही है, तो इसके दोस्तों दोनों ही कथन सही है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रसार भारती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, यह एक कार्यकारी संकल्प द्वारा बनाया गया एक स्वायत्त निकाय है। दूसरा है, इसका मुख्य उद्देश्य जनता को शिक्षित और मनोरंजन प्रदान करने के लिए दूरदर्शन और आकाशवाणी स्वायत्तता प्रदान करना है। कथन नंबर 3 है, हाल ही में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक एडवाइजरी जो जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी तरह का प्रसारण केवल प्रसार भारती के जरिए ही किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन से कथन सही है, सही देखना है, हाँ सही देखना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके 2 और 3 कथन सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, यह क्या है, जो एक कथन है ये गलत है, ये कार्यकारी संकल्प नहीं है। ठीक है, ये कार्यकारी ये कैसा है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 में हुई थी, और ये एक सांविधिक स्वायत्त निकाय है, ये कार्यकारी नहीं है, ये क्या है, सांविधिक स्वायत्त निकाय है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, पंचायत अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तार में पंचायत अधिनियम 1996 के प्रावधान निम्नलिखित में से किस प्रदेश पर लागू नहीं होते। ठीक है, इसमें बताना है कौन से प्रदेश पर लागू नहीं होते, तो इसमें प्रदेश दिए गए हैं कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है ए, कर्नाटक पर लागू नहीं होते। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसमें बताना है पेट्रोलियम से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं। इसमें एक्रिलेट्स, दूसरा है विस्फोटक, तीसरा है जो फोटोग्राफिक फिल्म, चौथा है पैराफिन मोम, और पाँचवा है खाद रंग, छठवा है ब्लैक कार्बन। ठीक है, तो इसके क्या है, इसके ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें क्या है, सभी के सभी हैं। ठीक है, सभी जितने भी हैं उसमें सभी के सभी जो पेट्रोलियम से प्राप्त उत्पाद हैं। इसमें कुछ और लिस्ट में आपको याद हो शायद, अगर आपने पढ़ा हो, तो इसमें क्या है, जैसे कैरोसिन, मिट्टी का तेल, सबसे पहला जो ऊपर होता है, जो इसकी शोधन होता है, पिच मिलता है। ठीक है, इसमें क्या है, जब पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उसमें पिच मिलता है।
पिच मिलता है, जैसे हम डामर के टाइप के, उसका एक जैविक तरल पदार्थ होता है, उसको शोधन किया जाता है। उसके बाद जितना जो सबसे पहले निकलता है उतनी उसकी महंगाई ज़्यादा होती है। ठीक है, सबसे पहले गैस निकलती है तो गैस अलग एकत्र कर ली जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे इसमें पेट्रोल निकलता है, तो पेट्रोल थोड़ा और महंगा होता है। उसके बाद डीजल निकलता है, पेट्रोल से के बाद डीजल, तो डीजल उससे थोड़ा सस्ता। फिर डीजल के बाद केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल है, वो निकलता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद पैराफिन निकलता है। पैराफिन है जो वैसलीन वगैरह लगाते हैं उसमें, फिर वैसलीन निकलता है। फिर उसके बाद जो है जैसे विमानन ईंधन का जो है निकलता है। उसके बाद सिंथेटिक्स रबड़ निकलती है, सिंथेटिक फाइबर, और थर्मोप्लास्टिक जैसे रेजिन वगैरह, बेंजीन मेथेनॉल निकलती है, पॉलीस्टाइरीन निकलती है, और डिटर्जेंट निकलता है, एरोमेटिक्स जो है निकलती हैं, और गैसोलीन निकलती है। उसके बाद जो कई एक ऐसी चीज़ें हैं जो चिकनाट में ग्रीस टाइप का जो आपने देखा है। सौंदर्य प्रसाधन के लिए जो है पेंट, स्नेहक तेल, पैराफिन निकलती है, और विस्फोटक जो निकलते हैं उसमें क्या है, मुद्रण स्याही निकलती है बनाने के लिए, जिसको जो बोलते हैं, उसमें पिगमेंट भी है, रंग भी है। तो इस तरीके से ये निकलती है। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है, एक दल राज्य को स्तरीय दल के रूप में मान्यता तब दी जाती है। वो कथन नंबर 1 है, राज्य में हुए आम विधानसभा चुनावों में दल ने कुल वैध मतों के 6% मत प्राप्त किए हों। ठीक है, फिर अगला वो कथन है, दल राज्य में लोकसभा के लिए आम चुनाव में जो आम चुनाव में राज्य में डाले गए वैध मतों का 4% जो है प्राप्त कर सके। ठीक है, इसके बाद क्या है, अगला कथन है, दल ने जो है राज्य से लोकसभा के लिए हुए आम चुनाव में राज्य को आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उसके किसी एक भाग के लिए एक सीट जीती हो। ठीक है ये राष्ट्रीय दल नहीं, ये राज्य स्तरीय दल की बात हो रही है। ठीक है, तो इसमें क्या, एक सीट भी जीती हो तो उसमें देखना है तो उसको राजकीय दर्जा में जाओ तो देखना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें केवल 3 सही है। ठीक है, और 1 और 2 गलत है। ठीक है, जो इसमें दिया गया है क्या, जो यदि कोई दल है, जो दल अगर विधानसभा चुनाव में आम चुनाव में लड़ता है तो उसमें क्या है, जो कुल वैध मतों के जो है 6% किया गया हो। ठीक है, उसका किया गया हो, तो उसमें इस तरीके से संबंधित जो है राज्य की विधानसभा की सीटें या 2 सीटें प्राप्त हो जाएं, इसमें क्या है, राज्य स्तरीय की बात की गई है। ठीक है, और दोनों ही में डाले गए मत की लोकसभा में भी 6% की बात है, उसमें भी 6% की बात है। लेकिन इसमें क्या है, लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा अलग अलग परिवर्तन है, मतलब लोकसभा की बात है और विधानसभा की बात में, इसलिए ये दोनों ही ऑप्शन गलत है और तीसरा ऑप्शन जो है सही है। अब जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें क्या होता है, 8% की बात की जाती है, और जो राज्य स्तरीय है उसमें क्या है, 3-3%। ठीक है, अगर 6% वोट डाले जाते हैं तो वो उसे राष्ट्रीय दर्जा यानी लोकसभा वाला दर्जा मिल जाता है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 18, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो है फाइटोप्लैंक्टन मैक्रोशैवाल की श्रेणी में आता है। ठीक है, और इसमें क्या है, दूसरा है कथन, जो है एल्गा कल्चर के लिए जो है मैक्रोशैवाल सबसे उपयुक्त है। उपयुक्त में से देखना है कौन सा है, कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये दोनों ही कथन गलत हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ना तो 1 ना तो 2। ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं क्या है, जो शैवाल की जिनकी जो अधिकांश शैवाल कृषि जो है जिनकी कृषि की जाती है वे माइक्रो एल्गी की श्रेणी में आती हैं। ठीक है, और फाइटोप्लैंक्टन माइक्रोफाइट्स या प्लवक शैवाल भी कहा जाता है ना, उनके श्रेणी में आती है, इसलिए ये मैक्रो शैवाल की श्रेणी में नहीं आती है। ठीक है, और एक्वाकल्चर क्या है, अलगा कल्चर और एक्वाकल्चर एक रूप है जिसमें शैवाल की प्रजातियां की जाती हैं। ठीक है, और सूक्ष्म जो शैवाल के जो बड़े पैमाने पर इसकी कृषि की जाती है, इसलिए मैक्रो शैवाल जो आमतौर पर कहाँ पर समुद्री शैवाल के रूप में से जाना जाता है और इसे वाणिज्यिक उद्योग रूप में भी लिया जाता है, इसलिए इसका क्या है, इसका अलग और इसका अलग एक दूसरे का ट्रांसफ़र है, इसलिए ये गलत है। प्रश्न नंबर देखते हैं 19, इसमें क्या है,
प्रायः समाचारों में दिखने वाला संघर्ष प्रवण टाइग्रे क्षेत्र निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है? ठीक है, तो ये किस में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी जो है इथोपिया में स्थित है। ठीक है, और वर्तमान में जो इथोपिया है वो 70 से अधिक जातीय समूह में घिरा हुआ है, जिसमें लगभग ओरोमो में है 34.5% और अमरा है वो कितनी है 26.91 और सोमाली है वो 6.20 और टाइग्रे है वो 6.07 शामिल है। ठीक है, और इस तरीके से इसमें क्या है टाइग्रे क्षेत्र की बात की गई है इसमें। प्रश्न नंबर देखते हैं 20। इसमें क्या है? संसदीय सचिवों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है संसदीय सचिवों द्वारा ली गई शपथ प्रधानमंत्री द्वारा दिलाई जाती है। ठीक है, इसमें क्या उनके नियंत्रण में कोई विभाग नहीं होता। ठीक है, तो इसके क्या दोनों ही ऑप्शन इसके सही है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 21। इसका सोनादी, मगरा, पुगल विभिन्न में से किस जानवर की नस्लें हैं? तो ये किसकी हैं? ये भेड़ की नस्लें हैं। और अगर और जानना है तो आपको PDF मिल जाएगा जिसमें आपको डिस्कशन दिए गए हैं जितने भी हैं, जिस तरीके से लंबी दी गई है। जैसे अगर दुधारू पशु हैं तो उनमें देवनी, गिरी, साहीवाल, सिद्धवी, थार जो है पारकर ये हैं। और जो भारवाहक पशु हैं जो नागौरी, बचौर, कठियावाड़ी, मालवी, खेरीगढ़ी, हल्लीगढ़ी, अमृत महल, कयांग और किलारी, जो पौनसार, सिरी आदि ऐसी प्रजातियाँ। ठीक है, और जैसे भैंस की प्रजातियाँ हैं उसमें मुर्राह बोलते हैं इसको, जो गांव के लोग होते हैं वो जानते होंगे। मुर्राह, भदावरी और जफराबादी और सौराती और महसाड़ा, नागपुरी, रोहतक, नीली रवि। ठीक है, और बकरी में जो है अंगूरा, जमुनापारी और मारवाड़ी और महसानवी, कठियावाड़ी, जलियावाड़ी। और इसके बाद जो भेड़ की जो प्रजाति है उसमें लोही, कच्छी, बीकानेरी, मारवाड़ी, कठियावाड़ी, जैसलमेरी, सोनारी, मालवारी यानी कई एक जातियाँ हैं उसमें, प्रजातियाँ हैं उसकी। जैसे मागरा, शेखावटी, पुगल, दक्कनी, नेलोरी, बेल्लोरी, गुरेजी, कड़, वक्करवाल, गद्दी। और इसके बाद मुर्गी की है चटगांव, पंजाबी, ब्राउन, चंकास, लोवा और नेक, टेसर, वर्षा, टिलचेरी ऐसी ये प्रजातियाँ हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न है मीथेन गैस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? इसमें क्या है? कथन नंबर 1 है मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड के बाद दूसरी सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाली मानव जनित ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तो अगला कथन है मीथेन वातावरण में ऊष्मा को रोके रखने में कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 250 गुना ज़्यादा अधिक शक्तिशाली है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल एक आंसर सही है, यानी एक विकल्प सही है। इसका सही आंसर है ए। ठीक है, जो है CO2 है वो 25 गुना अधिक शक्तिशाली है, जो मीथेन वातावरण में ऊष्मा को रोके रखने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में 25 गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन इसमें क्या है 250 गुना दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23 स्टार, श्वास और सफल पर निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? ठीक है, तो ये किससे संबंधित हैं? ये पराली हटाने वाले जो रसायन से, या ग्रीन पटाखे से, या यमुना नदी से झाग की सफाई करने हेतु, या जो है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्युनिटी यानी CDA द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो इसमें क्या है? ये ग्रीन पटाखे की बात की गई है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। प्रश्न नंबर है 24। इसमें क्या है? न्यायाधिकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में निर्धारित प्रक्रिया से बंधित है। और कथन नंबर 2 अनुच्छेद 323A के तहत न्यायाधिकरण केवल संसद द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका क्या है? इसका एक कथन जो है ये सही नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है? जो कैट की स्थापना 1985 में हुई थी। अगर कैट के बारे में जाने तो इसमें क्या है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण है ये, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1985 में की गई थी। और दिल्ली में प्रथम जो प्रधान पीठ में, और इसके जो राज्यों में अतिरिक्त बेंच थी, इसकी बेंच जो खुली थी उसमें कैट में 19 बेंच और 19 सर्किट थे। ठीक है, और ये कब
की सिविल प्रक्रिया में 1908 की सिविल प्रक्रिया में निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है, इसमें गलत ही देखना था। तो इसमें क्या है, प्रक्रिया निर्धारित से बंधित है, इसमें क्या है, बंधित बाध्य है। तो ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा केवल ए। प्रश्न नंबर देखते हैं 25। इसमें क्या है, जो वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन नंबर 1 है, वृद्धि और विकास दोनों परिवर्तन की गतिशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। कथन नंबर 2 है, वृद्धि मात्रात्मक और मूल सकारात्मक होती है, जबकि विकास गुणात्मक और मूल तटस्थ होता है। और कथन नंबर 3 है, सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? तो इसमें क्या है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, जो विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन है जो मूल के सापेक्ष होता है। ठीक है, तो विकास का अर्थ क्या होता है, जो दूसरा कथन दिया गया है किसमें क्या है, विकास गुणात्मक होता है। इसमें क्या है, विकास का अर्थ गुणात्मक परिवर्तन होता है जो सापेक्ष की तरफ ले जाता है, इसलिए यह सही नहीं है। ठीक है, और दूसरा है, इसमें सकारात्मक वृद्धि और सकारात्मक जो है सकारात्मक वृद्धि हमेशा विकास की ओर ले जाती है, ऐसा नहीं है, क्योंकि सकारात्मक जो वृद्धि है विकास के उस समय तक ठीक रहती है जब तक उसका मतलब दोहन अच्छी तरीके हो, यानी प्रक्रिया अच्छी तरह हो, लेकिन सदैव विकास के लिए होता है, ऐसा ये गलत है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 है, पीएम डिवाइन योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। कथन नंबर 2 है, इस योजना की अवधि 4 वर्ष है। कथन नंबर 3 है, इसका जो है एक लक्ष्य पूर्वोत्तर क्षेत्र में अवसंरचना निर्माण करना है। उपयुक्त में से देखना है कौन से कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके जो 2 और 3 कथन, इसके जो है 2 और 3 कथन सही है। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित नहीं है। ठीक है, यह केंद्र प्रायोजित नहीं है, क्योंकि ये जो इसका क्या बोलते हैं उसको, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, केंद्र प्रायोजित योजना नहीं है। ठीक है, और इसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हेतु ये प्रधानमंत्री विकास की पहल है, एक जो 100% कितनी है, केंद्रीय वित्त पोषण के तहत केंद्रीय क्षेत्र योजना है। ठीक है, इसमें अंतर समझना, इसमें क्या है, प्रायोजित और क्षेत्र में। ठीक है, इसमें प्रायोजित का मतलब वो रिस्पॉन्सर, प्रायोजित का मतलब होता है रिस्पॉन्सर, मतलब वो रिस्पॉन्स करती है। लेकिन ये अगर पूर्वोत्तर राज्य है जिसमें जो जनजातियाँ ज़्यादा हैं, उनके लिए सबसे ज़्यादा जो वित्त पोषण करेगा वो केंद्र करेगा। जैसे आपने कभी देखा हो, अगले उसमें डिस्कस किया था, पूर्वोत्तर राज्य के लिए जो है 90 और 10 यानी 90% जो है, अगर 100 रुपये खर्च होते हैं तो उसमें 90 रुपये केंद्र देगा और उसके बाद 10 रुपये राज्य देगा। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा किसकी भूमिका रहती है, केंद्र की। ठीक है, और प्रायोजित, रिस्पॉन्सर और उसके क्षेत्र की मतलब मेरी है, और रिस्पॉन्सर मतलब हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, हम एक एडवाइजरी दे रहे हैं, उसको हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उसको लागू कर रहे हैं, लेकिन उसमें हमारी भूमिका जो मनी के हिसाब से वो कम होगी। ठीक है, इसलिए रिस्पॉन्सर का शब्द समझ लें। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर 27, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राष्ट्रपति को स्वायत्त जिलों को संगठित करने और पुनर्गठित करने का अधिकार है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कथन नंबर 2, जिला और क्षेत्रीय परिषद राष्ट्रपति की सहमति से कुछ स्थानीय मामलों पर कानून बना सकती है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन गलत हैं, इसके कोई कथन सही नहीं है। इसमें क्या है, इसको किसको शक्ति दी जाती है, इसको पुनर्गठन करने के लिए, स्वशासी जिलों को पुनर्गठन करने के लिए राज्यपाल को। ठीक है, इसमें क्या है, राष्ट्रपति दी गई, इसमें राष्ट्रपति की बात की गई, लेकिन इसमें क्या है, राज्यपाल को दी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, जो जिला प्रादेशिक परिषद है उसका काम क्या होता है, उसके अधीन आने वाले क्षेत्रों को वो, जैसे भूमि, वन, नहर, जल स्थानांतरण, खेती, ग्राम प्रशासन, संपत्ति या विरासत या विवाह विच्छेदन, जो तलाक, सामाजिक रूढ़ियों के विषय पर ये विधि बना सकते हैं, लेकिन ऐसी जो है सभी विधियों के लिए राज्यपाल की स्वीकृति लेनी अनिवार्य है। तो इसलिए ये क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर है 28, इसका क्या है, हाल ही में खबरों में रही एक सूखी नदी जो है सुकापईका नदी निम्नलिखित में से किस नदी की शाखा या वितरका है। ठीक है, तो ये किसकी है, महानदी की एक शाखा है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम
प्रवर्तन निदेशालय के वैधानिक कार्यों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ना है। इसमें कह रहा है कि नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं। ऑप्शन ए धन शोधन निवारण अधिनियम 2002। ऑप्शन बी विदेश मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999। सी है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों डी। तो इसमें क्या सही नहीं है, मतलब शामिल नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, शामिल नहीं है। तो ये सब क्या है, ये शामिल है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। भारत में पंचायती राज संस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है केरल पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला राज्य था। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। उपयुक्त में से कौन से सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका दूसरा कथन सही है, इसमें केवल ए। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये कब जोड़ा गया था, ये 1992 जो पंचायती राज की बात करें तो ग्रामीण का स्थानीय स्वशासन है और इसमें त्रिस्तरीय होते हैं। ठीक है, एक है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। ठीक है, जिला अध्यक्ष और क्षेत्र जो ब्लॉक डेवलपमेंट सदस्य होता है बीडीओ। और इसकी 1992, ठीक है, 1992 में ये लागू किया गया था और इसका संविधान संशोधन था 73वां। ठीक है, 73वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, और जो इसमें पहला दिया गया पंचायती राज व्यवस्था वाला, ये केरल नहीं है, ये राजस्थान पहला था। ठीक है, पहला राज्य बना था, तो इसलिए ये ऑप्शन गलत है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर है 31। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कृषि क्रांति और एक है के संबंध। ठीक है, इसमें क्या है, बैंगनी क्रांति लेवेंडर, भूरी क्रांति उर्वरक और गुलाबी क्रांति फूल, और इसमें क्या गोल क्रांति नारियल। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसमें देखा जाए जो गुलाबी क्रांति है ये किसके तहत है, ये प्याज और झींगा मछली और दवा के तहत है। ठीक है, तो ये क्या है, ये गलत सम्मिलित है। उसके बाद देखते ग्रे क्वालिटी, ये जो भूरी है, भूरी क्रांति है, ये उर्वरक के लिए, तो ये क्या, ये सही है, एक सही है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं अगली कौन सी है, जो गोल क्रांति, ये गोल क्रांति है, ये आलू के लिए है। ठीक है, तो ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। गुलाबी क्रांति, ये भी सही नहीं है, वो सही है। अब इसके बाद इसमें क्या है, इसको देखते हैं, ये लवेंडर वाला शायद है, इसकी बैंगनी क्रांति, इसको शायद है, ध्यान नहीं है, इसमें सही है। ठीक है, बैंगनी क्रांति लवेंडर से है, हाँ ठीक है। तो इसमें क्या है, ये इसमें दो ऑप्शन, दो युग्म सही है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। बंदरगाह के प्रकार और उदाहरण। ठीक है, अगले दिए गए बंदरगाह के प्रकार और उदाहरण। अब जो आयल पोर्ट ट्यूनेशिया में जो है एस्खरा, पोर्ट ऑफ जो है फॉल कोपेनहेगन जो बाल्टिक क्षेत्र के लिए, पैकेट टेंशन स्टेशन, इसमें क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो होनोलुलु। और इसके बाद क्या है, 4 है एंट्रीपोर्ट, जो एंट्रीपोर्ट पोर्ट इंग्लैंड में डोवर। और इसमें क्या है, नौसेना बंदरगाह, ये क्या भारत के कारवा बंदरगाह में। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका जो है 1 सही है और 5 सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है 1 और 5। ठीक है, तो इसमें क्या है, आइलेज जो आयल पोर्ट है ये ट्यूनेशिया में, ये सही है। इसके बाद पोर्ट ऑफ कॉल कोपेनहेगन। ठीक है, ये बंदरगाह जो है ये मूल रूप से कलिंग पॉइंट पे स्थित है, जैसे जो सिंगापुर। ठीक है, ये कहाँ पर है, सिंगापुर की बात की गई, ये गलत है। और ये अगला है पैकेट स्टेशन, ये इंग्लैंड और डोवर में है, ये जो है ये इधर है और ये इधर है। ठीक है, इसलिए ये गलत है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। ग्राम न्यायालयों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ग्राम न्यायालय की बात है और क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, बड़ी सावधानी से पढ़ना है। तो इसमें क्या है, यह फौजदारी और दीवानी न्यायालयों दोनों की शिकायतों का प्रयोग वो दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। ठीक है, और कथन नंबर 2, यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके दोनों ही कथन सही हैं।
तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर है 34। इसमें क्या है, जो है डेफ एक्सपो रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है। कथन नंबर 2 है डेफ एक्सपो 2022 ने भारत अफ्रीका रक्षा वार्ता IADD को भी मेजबानी की है। और इसमें क्या है, तीसरा कथन है वर्तमान में रक्षा विनिर्माण में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा 49% है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, हमें देखना है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें क्या है, जो है 1 और 3 ये कथन सही नहीं है और दूसरा सही है आपका। ठीक है, 1 और 3 सही नहीं है, क्योंकि जो डेफ एक्सपो है ये कौन सी रक्षा मंत्रालय की एक इसमें क्या प्रमुख वार्षिक कार्यक्रम है, इसमें क्या है द्विवार्षिक कार्यक्रम है। ठीक है, इसलिए ये सही नहीं है। और दूसरा कथन जो है वो सही है। इसके बाद तीसरा क्या है, इसमें जो वर्तमान में रक्षा विनिर्माण स्वचालित मार्ग के तहत विदेशी निवेश में कितनी 49%, इसमें क्या है लगभग 49 से बढ़ाकर 74, हाँ इसमें कहती 74%, 49 से बढ़ाकर कर दी गई है, इसलिए ये गलत है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 35। मलक्का जलडमरू मध्य किन दो जल निकायों को जोड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं मलक्का जलडमरू मध्य ये किन दो को जोड़ता है, अंडमान और दक्षिण चीन सागर को। ठीक है, अंडमान और दक्षिण चीन सागर को ये जोड़ता है, इसलिए ये सही है। ठीक है, अब इसके बाद जो क्या है इसको, ये कौन सा है, ये मध्य पूर्व और एशिया के बीच में एक छोटा सा समुद्री मार्ग है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं, आप मैप में देखना तो देख लेना है, क्योंकि ये मैप से ही बात जो है क्लियर होगी, आपको समझ में आएगी। अब प्रश्न नंबर है 36। जिला योजना समिति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, ए है इसके 2/3 सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। इसके बाद है पंचायतों के सदस्य जिले में नगर पालिकाओं की तुलना में दोगुनी संख्या में है। और कथन 3 है यह 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत स्थापित है। उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या है, इस उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब इसमें गलती क्या है, ये 73वें संविधान संशोधन जो है नगर पालिका जिला योजना समिति नहीं थी वो कौन सी थी, 74वें संविधान संशोधन। ठीक है, और 73 में कौन थी, उसको क्या बोलते, ग्राम पंचायत की बात है। और इसके बाद क्या है, इसमें क्या 4/, इसमें कितनी दी गई, 2/3 दी गई, इसमें 4/5 की बात की है। अरे ठीक है, और समिति के इस सदस्यों की जो संख्या है वो ग्रामीण संख्या के अनुपात में होनी चाहिए, शहरी संख्या के अनुपात में होना चाहिए। ठीक है, इसमें ज़्यादा या दोगुना की बात नहीं है, तो इसलिए इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 37। विभिन्न प्रकार की खनन गतिविधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है जो पूर्वोपायो खनन में निर्गत जो आउटपुट शीघ्र और अधिक दोनों का होता है, यानी दोनों का होता है। अब कथन नंबर 2 है खनन की विवृत्ति जो है विवृत विधि खनिजों के खनन की सबसे सस्ती विधि है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसका सही आंसर है केवल ए। अब यह क्या खनन की जो है तरीका कितना वो जोखिम भरा होता है और जहरीला होता है। ठीक है, इसमें आग या बाढ़ ऐसी कई एक दुर्घटनाएं होती रहती है, इसलिए ये दूसरा जो कथन ये गलत है, सबसे सस्ती विधि की बात करता है। अब इसमें देखते हैं विष क्षय रोग यानी तपेदिक के बारे में रिपोर्ट 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 भारत में विश्व स्तर पर सभी टीबी रोगियों का लगभग आधा हिस्सा है। कथन नंबर 2 है टीबी एक उपचार योग्य बीमारी है, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए कोई टीका नहीं है। कथन नंबर 3 है यह रिपोर्ट विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखना है कौन से कथन सही है, इसका केवल सी कथन सही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, तीसरा कथन सही है, केवल तीसरा कथन सही है।
अब इसके बाद देखते हैं जो पहला कथन पहला कथन है, ये क्या है, भारत में विश्व स्तर पर सभी टीबी रोगियों का लगभग आधा हिस्सा नहीं है, जितने भी टीबी रोगी हैं उसमें क्या है 28% शामिल है इसके, ठीक है। और 8 देशों की बात की गई है, और इसमें क्या है रोगियों की संख्या जो लगभग 2/3 से अधिक मामले हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पहला, भारत में जो टीबी का कोई जो है टीका नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है जो 4 से 6 महीने तक की जो इसमें दवा का सफलतापूर्वक इलाज किया जाता है, ठीक है। एक उपचार योग्य बीमारी है, और जो टीबी को रोका जा सकता है और इसका इलाज भी किया जा सकता है, ठीक है। और लगभग 85% लोग इस बीमारी से विकसित जो ठीक हो चुके थे, और वर्तमान में जो इसमें बोलते हैं कैलमेट गुएरन वैक्सीन वर्तमान में इसकी रोकथाम के लिए एकमात्र टीका बनाया गया है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 39। इसमें क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन यानी LAF के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह वर्ष 1998 में बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों पर नरसिम्हन समिति का परिणाम थी। दूसरा है, अंतर बैंकिंग लेन देन के लिए रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट सुविधाएं LAF का हिस्सा है, ठीक है। तो इसका क्या है, इसके दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 40। इसमें राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह सभी नागरिकों को मुक्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करता है। कथन नंबर 2 है, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश यानी नालसा के मुख्य संरक्षक होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, ना तो 1 ना तो 2, इसमें कोई सही नहीं है, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो राष्ट्रीय विधिक सेवा है इसके बारे में जाने, नालसा को 39A जो संविधान में इसको गरीब और कमज़ोर वर्गों के मुक्त विधिक सहायता प्रदान करने का लिए सुनिश्चित की गई थी, ठीक है। और इसको अनुच्छेद 14 के और 22(1) में भी राज्य के जो है कानून के प्रति समता का अधिकार के लिए इसको जोड़ा गया, ठीक है। और इसका क्या है, इसके जो मुख्य न्यायाधीश मुख्य संरक्षक हैं, यह क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो इसके मुख्य संरक्षक नहीं है, सॉरी, हाँ, उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ नहीं है, ठीक है, वरिष्ठ नहीं है, इसके क्या है, मुख्य चीफ है, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है, ठीक है, ये कथन सही नहीं है, और ये सभी नागरिकों को नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ना तो 1 ना तो 2। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 41। इसमें क्या निम्नलिखित में से कौन से कारक विदेशी मुद्रा भंडार गिरने के लिए उत्तरदायी हैं। कथन नंबर 1 है, केंद्रीय बैंक द्वारा डॉलर की बिक्री। कथन नंबर 2 है, अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा मौद्रिक नीति को सख्त करना। कथन नंबर 3 है, अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास करना। कथन नंबर 4 है, सोने की कीमतों में गिरावट करना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है 1 और 2 और 4, ठीक है, 1, 2 और 4, ठीक है। अमेरिकी डॉलर का मूल्यह्रास नहीं इससे किया जा सकता, ठीक है। तो अगर अमेरिकी डॉलर का मुद्रा विदेशी मुद्रा भंडार के रूप में रखें और रखा जाता है, ठीक है, तो इसलिए इसका मूल्यह्रास नहीं होता है, मूल्यांकन की हानि नहीं होती है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। पंचम क्रियाकलाप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये सेक्टर की बात है, जो प्रथम सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, इस तरीके के जो इकोनॉमी में यूज होते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या, इनमें ऐसी सेवाएं शामिल हैं जो नए और मौजूदा विचारों के निर्माण, पुनः व्यवस्था और व्याख्या पर ध्यान केंद्रित करती हैं, ठीक है। तो इसका क्या है, अगला है कथन, सरकार में जो है शीर्ष नौकरशाह पंचम क्रियाकलाप के संबंधित हैं, ठीक है। अगला कथन है, पंचम क्रियाकलाप को अक्सर प्लेटिनम कॉलर व्यवसाय के द्वारा निम्न किया। तो इसमें क्या है, ये गलत है, और 1 और 2 सही है, ठीक है। इसमें क्या है, 1 और 2 सही है। इसका जो कॉलर है वो स्वर्ण कॉलर की बात है, प्लेटिनम कॉलर की बात नहीं। इसके बाद क्या है प्रश्न नंबर 43। इसमें क्या है, जो मंत्रिमंडलीय समितियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है, हमें गलत कथन देखना है। संविधान में इनका उल्लेख नहीं है। अगला है, ये प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित की जाती हैं। अगला ऑप्शन है, गैर कैबिनेट मंत्रियों को उनकी सदस्यता से वंचित कर दिया जाता है।
उपरोक्त में से कोई नहीं, तो इसमें क्या सी, ये गलत है, तो हमें गलत ही देखना था। प्रश्न नंबर है 44, इसमें क्या है इसको देखते हैं आप। उपयुक्त में से कथनों पर विचार कीजिए। जो कथन नंबर 1 है, अरोमा फसलें सूखा और कीट प्रतिरोधी होती हैं। इसके बाद क्या है, कथन नंबर 2 है, अरोमा फसलें अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सबसे अच्छी उगती होती है। तो इसके दोनों ही कथन सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है, कथन नंबर 1 है, भूमध्य रेखीय देशों को सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक तीव्रता प्राप्त होती है। कथन नंबर 2 है, सोलर जो है वोल्टिक तकनीक टरबाइन रहित तकनीक होती है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है? ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल बी कथन सही है। ठीक है, इसमें क्या है, बी कथन केवल सही है। इसमें क्या, उष्णकटिबंधीय देशों के लिए, ये इसमें क्या है कि भूमध्य रेखा बताया गया, भूमध्य रेखीय देशों में ऐसा नहीं है। इसमें क्या, उष्णकटिबंधीय देशों के लिए सौर विकिरण की उच्चतम तीव्रता प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर देखते हैं, प्रश्न नंबर 46, हाल ही में खबरों में रही UNSC 1267 समिति जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है, ये देखना है। ये ऑप्शन है, विश्व स्तर पर आतंकवादियों के सूचीयन और असूचीयन से। कथन जो विकल्प बी है, अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों और विस्थापित लोगों की गणना से। और विकल्प सी है, मानव तस्करी के पीड़ितों के प्रत्यावर्तन से। और डी है, युद्ध पीड़ितों को मानवीय सहायता के प्रावधान से। तो इसका सही आंसर है ए, विश्व स्तर पर आतंकवादियों के सूचीयन और असूचीयन से। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 47, राष्ट्रीय अन्वेषण जो है अन्वेषण अभिकरण, इसके बारे में देखते हैं क्या है। NIA के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका गठन वर्ष 1999 1999 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA अधिनियम के तहत किया गया था। तो इसका क्या है, यह केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी CBI की तरह ही कार्मिक लोक शिकायतों एवं पेंशन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। कथन नंबर 3 है, आतंकवाद से संबंधित अपराधों की जो जांच करने के लिए इसे राज्य सरकारों के विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके तीनों ही कथन सही है। इसका सही आंसर है डी। प्रश्न नंबर 48, उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या, उच्च न्यायालय का रिट क्षेत्राधिकार अनन्य नहीं है। ठीक है, अनन्य नहीं है। इसमें क्या है, इसका जो है केवल सिविल मामलों में ही अपीलीय क्षेत्राधिकार है। अगला कथन है, एक उच्च न्यायालय के पास सैन्य अदालतों के में अधीक्षण की शक्ति होती है। ठीक है, तो इसमें क्या, दो कथन इसमें गलत हैं। इसका कथन केवल एक सही है। ठीक है, एक इसका कथन सही है। और ये जो संविधान का अनुच्छेद कितने में है, उच्च न्यायालय 226 में है। और 226 के तहत जो है आर्टिकल 226 के तहत जो है रिट जारी करता है। और इसकी रिट जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उससे रेट इसकी ज़्यादा है। उसमें सुप्रीम कोर्ट केवल मूल अधिकारों पर ही रेट जारी कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट इसकी कई एक रेट है, ये किसी भी क्षेत्राधिकार पे रेट जारी कर सकता है। और सिविल और आपराधिक दोनों मामलों पर ये क्या है, क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं और ये रेट जारी कर सकता है। तो इसका सही आंसर है केवल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक है रिफाइनरी और एक है राज्य। ठीक है, इसमें नूनमती पश्चिम बंगाल, अगला है कोयली गुजरात, और है नुमालीगढ़ असम, और पनागुड़ी तमिलनाडु। ठीक है, तो इसमें दिया गया है कि इसमें देखना है कौन से सही सुमेलित हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जो पनागुड़ी है, पनागुड़ी ये कहाँ है, ये तमिलनाडु में है, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, तो ये सही है। फिर रिफाइनरी जो वो क्या नाम, इसके बाद दूसरी देखते हैं इनको, जो नुमालीगढ़ ये असम में, नाम से ही ऐसे लग रहा है। फिर कोयली और कोयली की बात करें, कोयली की बात नूनमती पश्चिम बंगाल है। तो इसमें क्या, नूनमती इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन कहाँ पर है, ये पश्चिम बंगाल में नहीं। ठीक है, तो ये हटा दो। ठीक है, इसके बाद कोयली, और कोयली क्या है, कोयली गुजरात है।
तो ये क्या, ये सही है, कोयली गुजरात है, तो इसमें केवल 3 युग्म सही है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 50। इसमें है जनहित याचिका, यानी जनहित याचिका PIL के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, इसे एक निजी पक्ष के खिलाफ दायर नहीं किया जा सकता। कथन नंबर 2 है, यह जनहित याचिका राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा अधिनियम 1987 के तहत प्रदान की गई है। तो इसमें क्या है, केवल एक कथन सही है। ठीक है, ये 1987 के तहत नहीं, 1980 के तहत ये की गई है। ठीक है, जो याचिका है जो सर्वोच्च न्यायालय में दी जाती है और किसी जो है किसी भी कम्युनिटी के जरिए दी जा सकती है। इसमें यही नहीं है कि पक्ष विपक्ष वाले ही दें, लेकिन हो सकता है कि दो व्यक्तियों के बीच लड़ाई हुई या झगड़ा हुआ और इसमें कुछ ऐसी घटनाएं घट गई जिससे क्या है पूरे समाज पर गलत असर पड़ता है, तो उसमें क्या उसने किया, एक थर्ड पार्टी ने उस पर PIL दायर कर दी है। ठीक है, तो ये होती है PIL। प्रश्न नंबर देखते हैं 51। ओडिसी नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे सचल मूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। और कथन नंबर 2 है, उदयगिरी खंडगिरी की गुफाएं ओडिसी नृत्य की शुरुआत के साक्ष्य को दर्शाती हैं। ठीक है, तो इसमें क्या, दोनों ही कथन इसके सही हैं। प्रश्न नंबर है 52। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, क्षेत्र है, देश और क्षेत्र है, वो दूसरी तरफ लोहा और इस्पात उद्योग भी है। ठीक है, इसमें दिया गया है यूनाइटेड किंगडम बर्मिंघम और शेफील्ड, और दूसरा जर्मनी जो लिपेस्टक्स एवं तुला, फ्रांस ली जो है क्रियूसो सेंट इंटियन, और 4 है रूस जो है क्रिबोई रॉग एवं देनेस्टक्स, और 5 है यूक्रेन जो है डोरटमुंड और ड्यूसेलडोर्फ। ठीक है, तो इसमें देखना है इसके क्या है, एक सही है और 2 सही है और 3 सही है। ठीक है, इसका सही आंसर है ये। ठीक है, इसके बाद है अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 53। इसमें बेरियम तत्व के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, या कौन से कथन सही है। इसमें क्या है, वायु के संपर्क में आने पर यह आसानी से अपचयित हो जाता है। विकल्प नंबर 2 है, बेरियम नाइट्रेट और क्लोरेट आतिशबाजी को लाल रंग प्रदान करते हैं। और तीसरा है, प्रकृति में यह हमेशा अन्य तत्वों के साथ संयुक्त रूप में पाया जाता है। ऑप्शन डी है, यह एक भारी धातु है जिसका घनत्व लोहे से दुगना है। तो इसका क्या है, इसका सी ऑप्शन सही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है 54। 2 या 2 से अधिक राज्यों के जो राज्यपाल के रूप में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब इसका क्या है, यह 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कथन नंबर 2 है, उनके वेतन और भत्ते जो संसद द्वारा निर्धारित अनुपात में राज्यों द्वारा साझा किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका केवल एक कथन सही है, इसका दूसरा कथन सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, जो इसके एक से अधिक राज्य के लिए बन सकता है और इसकी जो वेतन और भत्ते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं और उनके अनुपात के अनुसार साझा किए जाते हैं। प्रश्न नंबर देखते हैं 55। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है, ऋतु प्रवास शिकार और समुदाय को एकत्रित करने की एक विशिष्ट विशेषता है। कथन नंबर 2 है, वाणिज्यिक पशुधन पालन एक विशेष गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशु का पालन किया जाता है। ठीक है, तो इसका कौन से कथन सही है, इसमें क्या है, दूसरा कथन यानी ये सही है, विकल्प नंबर 2, एक ये गलत है। ठीक है, एक क्या है, गलत है, क्योंकि गर्मियों ये इसमें क्या है, ऋतु प्रवास शिकार है। इसमें क्या है, गर्मियों में मैदानी भाग में जो पर्वतीय चरवाहे होते हैं उनकी ओर से एक शीत ऋतु में पर्वतीय भाग में मैदानी चरवाह की ओर प्रवास करते हैं, गर्मी से यानी गर्मी के ऋतु से शीत ऋतु की ओर ये प्रवाह करते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है 50। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा प्रस्तावित सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी CBDC के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या है,
कथन नंबर यह भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देगा। कथन नंबर 2 है क्रिप्टो करेंसी के विपरीत इसका मूल्य खनन आधारित होने की बजाय एल्गोरिथम आधारित होगा। अब कथन नंबर 3 है यह विधि मान्य होगी जो बैंक द्वारा जमा किए गए धन में परिवर्तनीय होगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके 2 और 3 कथन सही है, 2 और 3 कथन सही है। इसमें क्या, यह भारतीय रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट पर एक परिसंपत्ति के रूप में दिखाई देगी। ठीक है, तो इसका क्या है, भारतीय की बैलेंस शीट पर एक जो है देनदारी के रूप में दिखाई देगी जो प्रतिमोक्ष विधि को मान्य होगी। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 57। इसमें क्या है, हाल ही में चर्चा में रहा काला नमक चावल निम्नलिखित में से किस राज्य का भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग है, पंजीकृत किया गया है। ठीक है, तो ये किसका किया गया, ये उत्तर प्रदेश का किया गया है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 58। इसमें क्या है, प्रश्न नंबर अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए न्यूनतम आयु कितनी, 35 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला देखिए, संविधान ने सर्वोच्च न्यायालय को के किसी न्यायाधीश के कार्यकाल तय नहीं किया है। अगला है जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को के महाभियोग का जो पहला मामला जस्टिस बी जो रामास्वामी से संबंधित था। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसके ऑप्शन जो है 2 और 3 सही है, एक ये गलत है। ठीक है, 2 और 3 सही है और सही क्वेश्चन हमको देखना था, इसलिए ये 2 और 3 सही है। इसमें क्या है, एक सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो निर्धारित नहीं की गई। ठीक है, जो न्यायाधीश की जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की रूप में नियुक्ति के लिए संविधान में कोई आयु का निर्धारण नहीं किया गया है। इसके बाद है 59 बेहतर पहुंच एवं सेवा और सेवा उत्कृष्टता EASE सुधार किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये ऑप्शन ए है सार्वजनिक क्षेत्र में के बैंक से या पंचायती राज संस्थान से या नौकरशाही से या सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। तो ये क्या है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक से। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक कथन नंबर 1 लाख पौधों द्वारा स्त्रावित राल होती है। ठीक है, लाख के पौधा द्वारा। कथन नंबर 2 है भारत विश्व का शीर्ष लाख उत्पादक देश है। ठीक है, तो इसमें क्या है, कौन से कथन सही है, तो इसमें क्या है, कोई सा कथन सही नहीं है। इसमें क्या है, दोनों ही कथन गलत है। इसका सही आंसर है डी, क्योंकि जो लाख होता है जो इसमें क्या है, एक कीट टाइप का होता है लाख, उसका उत्पादन किया जाता है। उसका उत्पादन कौन है, जो राल निकलती है। ठीक है, तो इसमें एक लाख के कीट से क्या है, केरिया लक्का निकलता है, द्वारा स्थापित एक प्राकृतिक राल है। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसमें क्या, थाईलैंड और मलेशिया के बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लाख का उत्पादक जो है भारत देश है। इसके बाद देखते हैं थाईलैंड और मलेशिया की बात याद रखना। प्रश्न नंबर है भारत में चुनाव चिन्ह के आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, केवल राष्ट्रीय दल ही पूरे देश में इसके उपयोग के लिए एक चिन्ह के रूप में इसका दावा कर सकते हैं। और अगला है कथन, एक राज्य में उच्च न्यायालय अपने नाम और चिन्ह पर दावा करने वाले प्रतिद्वंदी दलों के बीच विवादों का निर्णय करता है। तो इसमें देखना है उपयुक्त में से सही नहीं है। ठीक है, देखना है क्या सही नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें बी ऑप्शन सही नहीं है, ए सही है। इसमें क्या, बी ऑप्शन सही नहीं है और ए ऑप्शन आपका सही है। ठीक है, इसमें क्या है, चुनाव आयोग को उसमें दावा करते हैं ये लोग, लेकिन उच्च न्यायालय में दावा नहीं करते हैं। चुनाव आयोग से दावा करते हैं कि हमें चिन्ह आवंटित किए जाएं। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोपीय देशों ने अपने उपनिवेशों से निर्मित वस्तुओं के बदले में कच्चे माल और खाद्य पदार्थों का निर्यात करना शुरू किया है। कथन नंबर 2 प्रशुल्क एवं व्यापार पर सामान्य समझौते यानी GATT को वर्ष 1995 में विश्व व्यापार संगठन के रूप में रूपांतरित कर दिया गया। ठीक है, तो इसका कौन सा कथन सही नहीं है, गलत देखना है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका एक कथन गलत है, तो इसका सही आंसर है 1। ठीक है,
इसमें क्या 19वीं शताब्दी के दौरान जो है व्यापार दिशा को एक उलटफेर में हुआ था, ठीक है, उलटफेर हुआ था। और वो उलटफेर क्या था, यूरोपीय देशों ने अपने विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशिक खाद्य पदार्थों को कच्चे माल के आदान प्रदान के लिए निर्यात किया था, इसलिए ये सही नहीं है। अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 63, इसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शपथ मुख्यमंत्री के आधिकारिक शपथ ग्रहण का हिस्सा नहीं है, ठीक है। इसमें देखना है क्या, मुख्यमंत्री के आधिकारिक, ठीक है, अधिकार के तहत। इसमें क्या है, ऑप्शन ए भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और सत्यनिष्ठा बनाए रखना, और इसके बाद अभी भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना, सी श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से अपने कार्यकाल का कर्तव्य का निर्वहन करना, और इसमें क्या है, संविधान और कानून को बनाए रखना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है क्या है, संविधान और कानून को बनाए रखना। ऐसी शपथ ये मुख्यमंत्री नहीं लेते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 64। इसमें क्या है, एक औद्योगिक केंद्र है और दूसरा उद्योग है। इसमें दिया गया है कि इसमें कौन कौन से युग्म सही है। इसमें दिया अम्बाला वैज्ञानिक उपकरण, मोदीपुरम बस, मुरादनगर महानिर्माणशाला, और 4 मोहन नगर आयुध, ठीक है। इसमें कौन कौन से, अम्बाला जो है वैज्ञानिक उपकरण है, ये सही है। जो मोदीपुरम है, मोदीपुरम क्या है, जो कपड़ा और कागज़ इंजीनियरिंग के बारे में है, तो इसके क्या है, इसमें कपड़ा से रिलेटेड है, कपड़ा है, इंजीनियरिंग है, का सामान कागज़ है, तो ये क्या मोदीपुरम भी सही है। अब जो अगला है इसमें क्या, मोहन नगर, इसमें महानिर्माणशाला जैसे जो है शराब, इसका है, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा है कौन सा है, मोदीपुरम, मोदीपुरम की बात हो गई। इसके बाद कौन सा है, हाँ ये मुरादनगर, ठीक है, मुरादनगर आयुध की बात की गई है, इसलिए ये इसमें केवल कितने, 2 युग्म सही है। इसका सही आंसर है 2, केवल बी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 65। प्रसाद पर्यंत के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो पद नहीं बोलते, पद प्रसाद पर्यंत है, यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है, ठीक है, उसके बारे में। तो ये कथन नंबर 1 है, यह अवधारणा ब्रिटिश लोक विधि से ली गई है, जिसके तहत क्राउन किसी भी समय किसी रोजगार में संलग्न व्यक्ति को सेवाओं से मुक्त कर सकता है। और कथन नंबर 2 है, किसी लोक सेवक को उसके विरुद्ध लगे आरोपों पर सुनवाई का उचित अवसर दिए बिना सेवा से नहीं हटाया जा सकता। और अगला कथन है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की वापसी विधानसभा द्वारा मंत्रिमंडल का समर्थन वापस लेने के साथ होनी चाहिए, ठीक है। तो इसका क्या है, इसका 1 और 3 ये सही है, 2 गलत है, ठीक है, 2 ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसमें क्या है, लोक सेवकों के उनके खिलाफ आरोपों की सुनवाई के लिए उचित अवसर प्रदान करता है। यदि किसी ऐसी व्यवहार रखना या कोई सुरक्षा के हित में काम करना समायोजित हो तो जांच को समाप्त करने का भी प्रावधान है, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है। और अगर है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। इसमें क्या है, भारतीय संविधान के प्रथम संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, इस माध्यम से भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। अगला है, इसमें क्या है, इस संशोधन को मद्रास राज्य बनाम श्रीमती चंपकम दोराई राजन चुनौती दी गई थी, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, उपयुक्त में से सही कथन देखना है, तो ये गलत है, इसका सही आंसर है केवल 1, ठीक है। अब इसमें क्या है, 91वें संविधान संशोधन में बनाया गया, वो पहले संविधान संशोधन में जो है 1951 में इसमें जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची, क्या है कि इसमें जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, और इस जो 31 आर्टिकल है उसमें 31A और 31B बनाए गए थे। और इसमें जो है चंपकम दोराई राजन का मामला था, वो किसका था, चंपकम दोराई राजन, हाँ, का मामला आरक्षण के मुद्दे पर जो है सर्वोच्च न्यायालय का पहला बड़ा निर्णय था। इसका संशोधन का कारण ये नहीं था, ठीक है, कि पहला संशोधन इसकी वजह से किया जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न है 67। इसमें क्या है, अल्जाइमर रोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह रोग मस्तिष्क की कोशिकाओं में प्रोटीन
के असामान्य निर्माण का कारण बनता है। कथन नंबर 2 है यह एक लाइलाज बीमारी है। कथन नंबर 3 है महिलाओं की तुलना में पुरुषों में इस रोग को होने की खतरा ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका 1 और 2 सही है। ठीक है, तीसरा इसका सही नहीं है, क्योंकि इसमें क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में इसमें रोग का खतरा ज़्यादा रहता है। प्रश्न नंबर है 68, जनगणना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, संविधान में प्रत्येक जनगणना के पश्चात लोकसभा में सीटों के आवंटन में पुनः संयोजन अनिवार्य है। ठीक है, इसमें क्या है, राज्यों को लोकसभा में सीटों का वर्तमान आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। कथन नंबर 3 है राज्यों में लोकसभा के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों का वर्तमान आकार वर्ष 2001 की जनगणना पर आधारित है। उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें क्या है, इसके तीनों ही कथन सही है। इसका सही आंसर है डी। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 69, ट्रक कृषि में निम्नलिखित में से किस विशेष उत्पाद की कृषि होती है। ठीक है, इसमें किसकी होती है, इसमें सब्जी की होती है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 70, सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1 है केवल वरिष्ठ अधिवक्ता ही सर्वोच्च न्यायालय के सक्षम कोई भी मामला या दस्तावेज दायर करने का हकदार है। कथन नंबर 2 है वरिष्ठ अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के बिना पेश होने का हकदार नहीं है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कौन से कथन सही है, तो इसका 2 कथन सही है। ठीक है, 2 कथन इसके सही है। और इसमें क्या है, ऐसे अधिवक्ता जिन्हें भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरिष्ठ अधिवक्ता की मान्यता प्राप्त हो वो वरिष्ठ अधिवक्ता मानी जाती है। ठीक है, और इसमें क्या है, वरिष्ठ अधिवक्ता के जो रिकॉर्ड है उसमें क्या है, सक्षम कोई भी मामला दर्ज कर सकता है। ठीक है, तो दूसरा जो है इसका जो बी है वो सही है। उसका जो एक कथन है वो केवल के जो है एक प्रकार से, यानी केवल की बात है, केवल अधिवक्ता ही उच्चतम न्यायालय के समक्ष किसी भी प्रकार का रिकॉर्ड जो है पेश कर सकते हैं, इनके दायर और अपील दायर कर सकते हैं। ठीक है, दस्तावेज की बात है, हकदार की बात नहीं है। प्रश्न नंबर है 71, निम्नलिखित कथनों पर युग्मों पर विचार कीजिए। इसमें क्या युग्म दिए गए संस्थान और स्थान। ठीक है, इसमें कौन से संस्थान कौन से स्थान पर हैं उसके बारे में बताया गया। फिर एक है अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र। ठीक है, ये कहाँ पर दिखाया गया, अहमदाबाद। राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान बेंगलुरु प्रयोगशाला, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान हैदराबाद और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र देहरादून। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, ठीक है, ये अहमदाबाद में, ये सही सम्मिलित है। अब इसके बाद राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, ठीक है, राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद, ये भी जो है क्या है, सही सम्मिलित। इसमें क्या है, देहरादून, अच्छा ठीक है, ये गलत है। ठीक है, इसमें हैदराबाद है तो इसका ये है, तो इसका ये होगा। ठीक है, इसके बाद क्या है, देहरादून की बात की गई है। और इसके बाद क्या है, जो राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान है ये कहाँ पर है, ये तिरुपति में है। तो इसका क्या है, केवल एक कथन सही है, केवल एक युग्म सही है। प्रश्न नंबर है 72, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्य और राज्य विधानसभाओं एवं और परिषदों के निर्वाचन सदस्य शामिल होते हैं। अब दूसरी बात है, दूसरा कथन, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के दोनों सदनों के जो है सदस्य जो है क्या करते हैं, शामिल होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, केवल 2 कथन सही है। ठीक है, केवल 2 कथन सही है। अब एक क्या है, एक गलत क्यों है, इसमें देखते हैं जो है मनोनीत की बात है। इसमें किसकी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के सदस्यों और राज्य विधानसभाओं के पार्षदों, देखो एक तो पार्षद नहीं, और इसमें पार्षद में क्या मनोनीत नहीं डालते हैं, ठीक है, निर्वाचक डालते हैं। तो राज्य पार्षदों हैं, ठीक है, उसमें क्या है, उसके जो राज्य विधानसभाओं के पार्षद है उसमें वोट नहीं डालते। बाद बाकी विधानसभा हैं और विधान परिषद के लोग जो है सदस्य इसमें वोट नहीं डालते।
प्रश्न नंबर है 73, क्षत्रिय नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यह कथन कौन सा है, कौन से सही है। तो इसके बाद देखते हैं, इसे वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। अगला कथन है, यह बोरगीत संगीत से संबंधित है। अगला कथन है, इसकी शुरुआत केरल में श्रीमंत शंकर देव ने की थी। तो इसका क्या है, इसमें से कौन से कूट सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 और 2 सही है, ठीक है। इसमें तीसरा सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जो इनके पास इनको इसके शायद है इनकी जो है, इसमें क्या है, एक उनको ध्यान है, शंकर देव द्वारा नए वैष्णव आंदोलन के तहत, ठीक है। श्रीमंत शंकर नहीं है, शंकर देव जो असम के थे, ठीक है। ये कहाँ है, केरल के, लेकिन वो असम के थे, असम के श्रीमंत शंकर देव, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, ये गलत है, यहाँ पर केरल के दिया गया है। अब इसमें क्या है, प्रश्न नंबर है 74, राज्य विधान परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, राज्य विधान परिषद का गठन और विघटन करने के लिए संसद को एक विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब अगला है कथन, बिहार और महाराष्ट्र में विधान परिषद है, ठीक है। तो इसका देखते हैं कौन से है। अगला कथन एक और है, इसके बाद परिषद की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल संख्या की आधी तय हुई है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसको देखना है, इसका जो है ऑप्शन केवल 2 सही है, ठीक है। जो ऑप्शन है केवल 2 सही है। और इसमें क्या है, जो 2/3 की बात की गई, इसमें आधी कही गई, आधी तय नहीं है, इसमें 2/3 की बात तय की गई है। और विधान परिषद की जो अधिकतम संख्या है उसमें लगभग न्यूनतम 40 बताई गई है, जैसे अगर विधानसभा में है, और इसमें जो है, और महाराष्ट्र और कर्नाटक और बिहार और उत्तर प्रदेश और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इनमें विधान परिषद है, ठीक है। तो ये ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 75, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, केंद्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड भारत के अंतर्देशीय जलमार्गों के साथ माल और यात्रियों के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। कथन नंबर 2 है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण भारत के राष्ट्रीय जलमार्गों पर बुनियादी ढांचे के विकास के लिए उत्तरदायी है। उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से कथन सही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, केवल 2 कथन इसका सही है, 1 कथन इसका गलत है, ठीक है। तो ये कौन सा गलत है, ये किसके वजह से गलत है, इसको दिया गया, इसको पढ़ें, केंद्रीय अंतर्देशीय, ठीक है, और जल परिवहन निगम लिमिटेड, ठीक है। तो जल परिवहन निगम लिमिटेड जो है क्या है, इसमें भारत के अंतर्देशीय, ठीक है, अंतर्देशीय जल मार्गों के साथ जो माल यात्रियों को परिवहन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो ये क्या है, माल के लिए परिवहन का प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये कहाँ पर है, अंतर्देशीय मतलब जो सुंदरबन क्षेत्र है, हुगली है, ब्रह्मपुत्र है, गंगा है, तो इनकी बात है, अंतर्देशीय की बात की गई है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर है 76, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, यह वर्ल्ड हंगर शिल्प और खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कथन नंबर 2 है, इस इंडेक्स की गणना के लिए केवल 3 पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। कथन नंबर 3 है, दक्षिण एशियाई देशों में भारत का जो स्थान निम्नतम है। और इसमें देखना है कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें तीनों ही कथन सही नहीं है, ठीक है, इसमें तीनों ही कथन सही नहीं है, जिसकी, और इसमें क्या है, जो दूसरा जो है, जैसे इस इंडेक्स की गणना को केवल 3 पैरामीटर, इसमें 3 पैरामीटर नहीं है, इसमें 6 पैरामीटर, लगभग 5-6, जैसे बाल मृत्यु दर, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टेरिंग और अल्पोषण, ऐसे जो जोड़े जाते हैं इसमें। इसके बाद दूसरा है जो GHI जो वर्ल्ड वाइड जो है वर्ल्ड हंगर को तैयार किया जाता है, उनके द्वारा तैयार किया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है, भारत शायद जो दक्षिण एशियाई को स्थान जो है निम्नतम, यानी भारत का 107 है, श्रीलंका का 64 और नेपाल का 81 और बांग्लादेश का 84 और पाकिस्तान का 99, ठीक है, इन सबसे नीचे है। तो अफगानिस्तान का शायद है 9 है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें अनुच्छेद 371 संसद को महाराष्ट्र राज्य में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करता है। कथन नंबर 2, राज्यपाल किसी भी ऐसे कानून का सिक्किम में विस्तार कर सकता है जो किसी अन्य राज्य में लागू हो। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका कौन से कथन सही है, तो इसके दोनों ही कथन गलत है। ठीक है, जो इसमें क्या है, आंध्र प्रदेश की बात की गई है। ठीक है, जो 371 के तहत संसद में आंध्र प्रदेश की बात की गई है। ठीक है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। और जो राष्ट्रपति सिक्किम में भारतीय संघ के किसी भी राज्य वो लागू किसी भी कानून का विस्तार कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये कथन क्या है, अन्य राज्य में लागू है, ऐसा नहीं है। इसमें जो केंद्र सरकार की जितनी भी है वो राज्यपाल की बात नहीं है, ये केंद्र सरकार की बात है, राज्य की बात नहीं है। ठीक है, इसलिए इसमें दोनों ही कथन गलत है। प्रश्न नंबर है अगला 70, लाल बहादुर शास्त्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है, वे मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति हैं। दूसरा कथन है, जो वाराणसी में काशी विद्यापीठ द्वारा उन्हें शास्त्री के उपाधि से सम्मानित किया गया था। तीसरा है, ये लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लोक सेवा मंडल के आजीवन सदस्य थे। ठीक है, तो इसका क्या है, इसके तीनों ही कथन इनके सही है, तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न नंबर है 79, इसका क्या है, इसको देखते हैं। जो फुटलूज उद्योग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। इसमें क्या सही नहीं है, देखना। इसमें ये स्थान विशिष्ट उद्योग के हैं, ये किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं है, ये आमतौर पर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग नहीं हैं, इनमें श्रमिकों की भी कम आवश्यकता होती है। तो इसका क्या है, इसका ऑप्शन ए सही है। प्रश्न नंबर है 80, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो है नोआदेहिंग नदी जो है राष्ट्रीय उद्यान के बीच में बहती है। दूसरा कथन है, यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। तीसरा है, यह पटकाई रेंज और मिसमी हिल्स के बीच में स्थित है। ठीक है, अब इसका देखना इसका क्या है, इसका निम्नलिखित में से कौन से सही है। तो इसमें क्या है, तीनों ही इसके सही है। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर है 81, इसका क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के बारे में सही है। इस प्रणाली के तहत जनसंख्या के सभी वर्गों को विधायिका में प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसके अगला कथन है, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की तुलना करता है। फिर इससे संसदीय प्रणाली में सरकार की अस्थिरता पैदा होने की अधिक संभावना है। यह दल व्यवस्था जो कम करती है और मतदाताओं को महत्व को आगे बढ़ाती है। ठीक है, तो इसका क्या है, इसका सही आंसर है डी। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है प्रादेशिक व्यापार और दूसरी तरफ है उनके मुख्यालय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है, कौन से सम्मिलित हैं। तो इसमें क्या है, यूरोपीय संघ, इसमें दिया गया मैड्रिड स्पेन। दूसरा है पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन रियाद सऊदी अरब। तीसरा है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों को जो नुसंतारा इंडोनेशिया का संघ। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो इसको मुख्यालय दिया गया है, इसका कहाँ है मुख्यालय, जो तीसरे वाले का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका जकार्ता में। ठीक है, इसका जकार्ता में, तो इसलिए गलत है। अब देखते हैं अगला, जो यूरोपीय संघ है इसका कहाँ पर है, इसको ब्रुसेल्स और बेल्जियम। ठीक है, ये भी गलत है। और इसका जो पेट्रोलियम वाला ओपेक का है, इसका वियना और ऑस्ट्रिया में है, तो इसका ये भी गलत। तो इसमें कोई भी युग्म सही नहीं है। प्रश्न नंबर देखते हैं 83, प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता संबंधी राष्ट्रीय कार्यक्रम NSPE के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, कथन नंबर 1, NSPE को भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 में लॉन्च किया गया था। अगला कथन है, यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। अगला कथन है, इस योजना के तहत खाद्यान्न लागत केंद्र और राज्यों द्वारा समान रूप से साझा की जाती है। तो उपयुक्त में से कौन से सही कथन देखना है। ठीक है, तो इसका क्या है, 1 और 2 सही है, 1 और 2 सही है। इसमें क्या है, इसके 2 कथन सही है और जो तीसरा कथन है वो क्यों गलत है, जो खाद्यान्न की लागत है इसका परिवहन और निगरानी प्रबंधन
और मूल्यांकन घटक पूरी तरह से भारत सरकार के वहन में किया जाता है। ठीक है, किसके? भारत सरकार के वहन में किया जाता है। इसमें राज्य सरकार दिया गया है, राज्य और केंद्र, इसमें इससे कोई मतलब नहीं, ये इसमें बात भारत सरकार की बात है। अब प्रश्न नंबर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, सर्वोच्च न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं पर सुनवाई करता है जो अंग्रेजी भाषा में होती हैं। अब अगला देखिए, उच्च न्यायालय के निर्णयों और आदेश केवल अंग्रेजी में होंगे जब तक कि राष्ट्रपति कोई अन्य व्यवस्था प्रदान नहीं करते। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल एक सही है। ठीक है, क्या है? सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई उन्हीं पर होती है जिनकी अंग्रेजी भाषा हो। ठीक है, और इसमें जो है उच्च न्यायालय की बात है, इसमें आज्ञा या आदेश का केवल अंग्रेजी भाषा में ही होना ज़रूरी है। ठीक है, आज्ञा आदेश ही अंग्रेजी भाषा में होना अनिवार्य है। इसके बाद आप सुनवाई किसी भी भाषा में कर सकते हैं। अब इसके बाद है 85, इसमें क्या है? प्रस्तावित जो पखरो टाइगर सफारी परियोजना को निम्नलिखित में से किस बाघ अभयारण्य के अंतर्गत लाने की योजना है? इसमें है ऑप्शन ए कार्बेट टाइगर रिजर्व, ऑप्शन बी नागार्जुन सागर श्री सैलम बाघ अभयारण्य, ऑप्शन सी पीलीभीत बाघ अभयारण्य, ऑप्शन डी बक्सा बाघ अभयारण्य। ठीक है, तो इसका क्या है? कार्बेट टाइगर रिजर्व के तहत लाने की पहल है। अब इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 86, कार्बन डॉट्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है? कथन नंबर 1, ये 50 नैनोमीटर के औसत व्यास वाले अति सूक्ष्म कण होते हैं। कथन नंबर 2, उनके छोटे आकार के कारण उन्हें प्रदूषकों का पता लगाने के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। इसका कथन नंबर 3 है, इनका उपयोग जल उपचार के लिए भी किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका क्या है? इसका केवल सही 3 है। ठीक है, केवल 3 सही है। उसका क्या है? 10 नैनोमीटर की बात है, ये 50 नैनोमीटर की बात नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, और इसमें क्या है? जो छोटे आकार के जो प्रदूषकों का पता लगाने के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसमें क्या है? इसका जो है प्रदीप द्वारा किससे जो एक प्रदीप्त की वर्णित पर्यावरण प्रदूषक का पता लगाने के लिए इसकी उत्कृष्ट संभावना रहती है। ठीक है, तो इसमें क्या है? जो बोलते हैं क्या, एक फ्लोरोसेंट नैनो ब्रॉब के रूप में यह व्यापक रूप में काम करता है। इस पर देखते हैं प्रश्न नंबर 87, इसमें क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत के संविधान द्वारा आदिवासी कल्याण प्रभारी मंत्री के लिए अनिवार्य नहीं है? ठीक है, तो अनिवार्य नहीं है देखना। ठीक है, तो इसमें किसके तहत है? असम के तहत नहीं है। अब इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 88, इसमें क्या है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार किए। एक तरफ है जनसंख्या स्तर और दूसरी तरफ है जनसंख्या पिरामिड आकार। इसमें क्या है? पिरामिड का आकार दिया गया है। तो इसमें क्या है? इसका जो है जो विस्तारित होती है एक संकीर्ण आधार और एक शुंडाकार शीर्ष, ये गलत है। स्तर जनसंख्या एक विस्तृत आधार के साथ त्रिकोणीय जनसंख्या नहीं है, गलत है। हासमान जनसंख्या, इसमें का एक घंटी के आकार की, ये भी नहीं है, तो इसमें कोई युग्म सही नहीं है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है? 89, इसमें क्या है? वित्तीय वर्ष 2021-22 के में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है, कुल प्रवाह के 1/4 से अधिक के साथ सिंगापुर शीर्ष प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सोर्सिंग राष्ट्र है। ठीक है, इसके बाद है कथन नंबर 2, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त हुआ है। और कथन नंबर 3 है, कुल प्रवाह के 1/3 से अधिक के साथ कर्नाटक शीर्ष जो गंतव्य राज्य है। तो इसमें देखना है, इसमें तीनों ही ऑप्शन इसके सही हैं। इसके बाद देखते हैं प्रश्न नंबर 90, जब लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के पद रिक्त हों। ठीक है, तो इसमें क्या है? तो उसके बारे में है, तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति लोकसभा के एक सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर सकता है। फिर ऑप्शन बी है, अंतिम अध्यक्ष सदन की अध्यक्षता के लिए सदन के किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है। ऑप्शन सी है, राष्ट्रपति लोकसभा के किसी भी सदस्य को इसकी कार्यवाही की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त कर सकता है। ऑप्शन डी, राष्ट्रपति सदन की अध्यक्षता के लिए सदन से किसी भी व्यक्ति को नामित कर सकता है, इसका किसी भी नहीं। ठीक है,
इसमें क्या है, सी सही है। उसमें कार्यवाहिक, ठीक है, कार्यवाही को वो नियुक्त कर सकता है सिर्फ उस दिन के लिए जिस दिन वो अनुपस्थित है। अब प्रश्न नंबर है 91, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है बिग ट्रंक मार्ग पर विदेशी व्यापार संयुक्त रूप से शेष जो है विश्व की तुलना में अधिक है। और दूसरा है डैन्यूब जलमार्ग एक महत्वपूर्ण अंतर्देशीय जलमार्ग है जो पश्चिम यूरोप में सेवाएं प्रदान करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो इसका क्या है, 2 कथन सही नहीं है, 1 कथन ये सही है। अब इसके बाद देखते हैं 92, इसमें क्या है, भारत निर्वाचन आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या है, ऑप्शन ए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। और कथन 2 है संविधान ने निर्वाचन आयोग के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की। इसके बाद है संविधान ने सेवानिवृत्त होने वाले निर्वाचन आयुक्तों को सरकार के अधीन किसी भी जो है नियुक्ति से वंचित रखा है। तो इसका क्या है, इसके उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, इसमें देखना है गलत, तो इसमें सिर्फ 3 सही नहीं है और इसके दोनों ही सही है। इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न अगला 93, हाल ही में लॉन्च की गई जो टेलीकॉम टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड TTDF योजना का लक्ष्य है। ठीक है, इसमें क्या है, ऑप्शन ए संपूर्ण भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के नवोदित स्टार्टअप उद्यमियों को मुफ्त 5G सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना। दूसरा है ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और उपकरणों में निधि अनुसंधान और विकास। और ऑप्शन सी है चयनित भारतीय विश्वविद्यालयों में हाई स्पीड उपग्रह संचार उपकरणों का विकास करना। ऑप्शन डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रामीण विशिष्ट संचार प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों और उपकरणों में निधि के अनुसंधान का विकास करना। प्रश्न नंबर है 94, इसमें क्या है, निम्नलिखित में से किस समूह में सभी 4 देश पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के सदस्य हैं? तो इसमें कौन कौन से हैं? इसमें है मलेशिया, म्यांमार, भारत और न्यूजीलैंड। ठीक है, ये सदस्य हैं। प्रश्न नंबर है 95, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1, इसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत पहली बार 1921 में स्थापित किया गया था। कथन नंबर 2, संसद में उपस्थित रखने वाले सभी दलों को इनमें से उचित प्रतिनिधित्व मिलता है। और इसके बाद क्या है, कथन नंबर 3 है सदस्यों के पद की अवधि लोकसभा के साथ साथ समाप्त हो जाती है। तो ठीक है, इसमें कौन सा, केवल 1 और 2 सही है। ठीक है, तीसरा इसका सही नहीं है, इसका कार्यकाल केवल 1 वर्ष के लिए होता है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 96, इसका क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इको टूरिज्म की विशेषता नहीं है? ठीक है, इसमें क्या है, ए है किसी स्थान के पर्यावरण और सांस्कृतिक कारकों का मूल्यांकन। और बी है पर्यटन में सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना। सी है रुचि के स्थान पर पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करना। डी है स्थानीय समुदाय के लिए आर्थिक अवसरों का सृजन करना। तो इसमें क्या है, सी इसका सही आंसर है, जो कि गलत है। ठीक है, क्योंकि नहीं है उसका देखना है, तो इसका सही आंसर है सी। अब गलत बोल देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें गलत है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं 97, इसका क्या है, युग्म बनाना है, युग्म इसमें दिए गए हैं। तो इसमें क्या है, इसके देखना है जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजमार्ग और एक है क्षेत्र जिन्हें छेड़ता है, जोड़ता है। तो इसमें क्या है, जो पैन अमेरिकन हाईवे ये न्यूयॉर्क को सैन फ्रांसिस्को, ये गलत है। और ये क्या है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे ये ब्रिस्बेन को पार्थ से गलत है, ये ऑस्ट्रेलिया के में पार्थ है। ठीक है, जो ट्रांस कैनेडियन हाईवे ये मॉन्टानियन को क्यूबेक से, ठीक है, ये गलत है। अलास्का हाईवे एंड मॉडर्न कैरेन से, हाँ ये सही है, चौथा इसका सही है। इसका विकल्प केवल 1 युग्म सही है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 98, इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन नंबर 1 है संसद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सूची
के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। कथन नंबर 2 है, एक केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक राज्यपाल का जो है अभिकर्ता एजेंट होता है। तो इसका क्या है, उपयुक्त में से कौन सा है, कौन से सही है। इसमें क्या है, राज्यपाल नहीं होता, इसमें उपराज्यपाल होता है। ठीक है, जो केंद्र शासित प्रदेशों में और ये क्या है, पहला ये सही है, कानून बना सकता है। और इसमें क्या है, एक केंद्र प्रशासक जिसमें राष्ट्रपति का अभिकर्ता राज्यपाल की तरह एक राज्य का प्रमुख होता है। ठीक है, एजेंट नहीं होता। इसका सही आंसर है केवल एक। अब प्रश्न नंबर देखते हैं 99। इसमें क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो क्या है, इसमें कथन नंबर 1 है, खनिज आवश्यक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों से बना होता है। दूसरा कथन है, खनिज निर्माण कार्बनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका क्या है, इसमें कौन से कथन सही है। तो इसमें केवल एक सही है। ठीक है, कथन 1 है। इसमें क्या है, अकार्बनिक प्रक्रियाओं का, खनिज क्या है, अकार्बनिक प्रक्रियाओं का द्वारा भी बनाई जाती है एक खनिज की। इसके बाद क्या है, इसके प्रश्न नंबर है 100, ये लास्ट है और ये आज का अंतिम प्रश्न है। और अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप, जैसा कि मैंने बताया, और जो लोग टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन किए हैं उनको तो मिल ही जाएगा, और जिसको नहीं है वो आप कमेंट कर दीजिए, मैं डायरेक्ट टेलीग्राम चैनल का लिंक उसको सबमिट कर दूँगा। ठीक है, अब इसमें क्योतो हैलोहन या बनाम जो जाचिल्लू का ऐतिहासिक मामला निम्नलिखित में से किस अनुसूची के संबंध में आया था। ठीक है, तो इसमें कौन सी, इसमें 10वीं अनुसूची के तहत आया था, दल बदल कानून के तहत। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त है। नमस्कार।